एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the difference between a reflex action and walking? Reflex action और walking में क्या difference है हमें वो बताना है। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज द एक्शन विच इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली। ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली परफॉर्म होता है, इनवॉलेंटरी एक्शन होता है। ओके, इट इज और वॉकिंग क्या होता है? इट इज अ रिस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बाय नर्व्स टू मसल्स ऑफ द लेग्स। इन दिस केस थिंकिंग इज इन्वॉल्व्ड। ओके, अब मैं बताती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेट करता है और ये वॉकिंग में तो थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ओके, और जहाँ थिंकिंग की बात नहीं आती, जहाँ पे इमीडिएट रिस्पॉन्स हमारी बॉडी को दिखाना है, हमारी बॉडी को डैमेज या हार्म से बचाने के लिए, तब क्या आता है? हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ये कैसा होता है? ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पे सोचने समझने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, तुरंत बचाना है। ओके, और वैसे ही जो वॉकिंग है यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ओके, कि अब मुझे चलना है ना, तो यहाँ पे क्या हम कमांड देंगे और जो नर्व्स हैं वो मसल्स को कमांड्स देंगे और फिर हम चलने लगेंगे। नेक्स्ट, इट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। कौन कोऑर्डिनेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जहाँ पे थिंकिंग की बात आ जाती है वहाँ पे ब्रेन होता है और जहाँ सोचने का टाइम नहीं है वहाँ पे क्या आता है? स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इंस्ट्रक्ट्स एंड कंट्रोल्स लेग मसल्स टू मूव। ओके, ब्रेन जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है लेग्स की मसल्स को कि भैया चलो, कूदो, दौड़ो, है ना। इट इज़ एन इनवॉलेंटरी एक्शन। कैसा है? ये इनवॉलेंटरी एक्शन है, ऑटोमेटिक है, हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जैसा है वॉलेंटरी एक्शन है, इस पे हमारा कंट्रोल होता है कि अब हमें रुकना है, अब हमें चलना है, कि अब हमें दौड़ना है। ओके, तो ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन और ये होता है वॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, What happens at the synapse between two neurons? साइनेप्स में क्या होता है ये बताना है। अब हमें पता है कि दो न्यूरॉन्स कि जब दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से आपस में मिलते हैं उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। उस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ओके, जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। ओके, तो साइनेप्स में क्या होता है वो हमें बताना है। द स्मॉल एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू नर्व सेल्स इज कॉल्ड साइनेप्स। ओके, जो एम्प्टी स्पेस हमें दिख रही है दो नर्व सेल्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। एट साइनेप्स अ केमिकल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ एक्सॉन ऑफ वन नर्व सेल दैट रीचेस टू द नर्व सेल थ्रू टू द अदर नर्व सेल थ्रू द डेंड्राइट। ओके, अब क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये जो आपको एक्सॉन टर्मिनल दिख रहा है इसको हम नर्व एंडिंग भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक्सॉन में नर्व सेल में जो इम्पल्सेस होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं। जैसे ही यहाँ तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पहुँचेंगे तो कहाँ आएंगे इम्पल्सेस? ये आएंगे कि साइनेप्स में। ओके, और साथ में क्या रिलीज होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। और इस जंक्शन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? केमिकल इम्पल्सेस में। ओके, फिर ये इम्पल्सेस कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे डेंड्राइट्स ऑफ अदर सेल्स, अदर नर्व सेल। ओके, फिर ये केमिकल इम्पल्सेस अगेन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर ये ऐसे पूरे नर्व सेल में पास होंगे। ओके, thus information is transmitted from one nerve cell to other nerve cell by synapse. ओके, तो एक सेल से दूसरे नर्व सेल तक अगर हमें इंफॉर्मेशन इम्पल्सेस ट्रांसमिट करना है तो वो किसकी हेल्प से होता है? वो होता है साइनेप्स की हेल्प से। साइनेप्स में कैसे मैसेंजर इम्पल्सेस होते हैं? उनके पास होते हैं केमिकल इम्पल्सेस होते हैं वो, और कौन केमिकल बनाता है? न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। ओके, वैसे पूरे न्यूरॉन में, पूरे नर्व सेल में जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट हो रहे हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो पोस्चर बनाता है,
ठीक है, और हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखता है, इक्विलिब्रियम बना के रखता है। तो कौन सा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सेरिबेलम। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हाइंड ब्रेन का। ओके, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का आफ्टर सेरिब्रम। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम है, और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? सेरिबेलम है। सेरिबेलम जो होता है वो हमारी बॉडी के पोस्चर मेंटेन करता है, हमारी बॉडी में बैलेंस बना के रखता है, इक्विलिब्रियम बना के रखता है। ओके, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। सेरिबेलम कहाँ है? ये जो पार्ट होता है ये सेरिबेलम का पार्ट, ये सेरिबेलम होता है, और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हाइंड ब्रेन का। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती। अगरबत्ती की स्मेल को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो स्मेल है, स्मेल कौन बताता है? हम नाक से सांस लेते हैं तो वो ही हमें स्मेल बताती। नोज़ में क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? नोज़ में प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो ये स्मेल को रिसीव करते हैं। Okay, the smell of agarbatti diffuses in the air. It is detected by olfactory receptor present in the nose. अगरबत्ती जो है, स्मेल अगरबत्ती की जो खुशबू है वो एयर में डिफ्यूज हो जाती है। ओके, मतलब एयर में फैल जाती है, और ये कौन डिटेक्ट करता है? ये डिटेक्ट करता है हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कहाँ प्रेजेंट है? नोज में प्रेजेंट है। आई में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? आई में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं फोनो रिसेप्टर, जो लाइट डिटेक्ट करते हैं, फोटो रिसेप्टर। और जो ईयर में कौन से होते हैं? ईयर में होते हैं फोनो रिसेप्टर्स। टंग में प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, और स्किन में हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ओके, this information is sent to olfactory lobe of sensory nerves located in the forebrain. It responds to the information. ओके, तो ये जो इन्फॉर्मेशन ये कहाँ पहुँचाई जाती है? ऑल्फैक्टरी लोब में पहुँचाई जाती है। फोर ब्रेन का पार्ट है। जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनको कौन कोऑर्डिनेट करता है? उनको फोर ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है। कौन सा क्या कोऑर्डिनेट करता है? फोर ब्रेन। ठीक है, चाहे वो ऑल्फैक्टरी हो, गस्टेटरी हो, फोटो हो, फोनो हो, सारे के सारे फोर ब्रेन ही इसको कोऑर्डिनेट करते हैं। इट रिस्पॉन्स टू द इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हमें अगरबत्ती की खुशबू आती है तो हम और गहरी गहरे से आते हैं, हाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वहीं जब हमें बदबू आने लगती है तो हम अपनी नाक बंद कर लेते, छी कितनी गंदी बदबू है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं, क्या रिसीव करते हैं वो? स्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। हमें बताना है कि ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में क्या रोल होता है। तो भाई ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में कोई रोल नहीं होता है, ये क्वेश्चन ही गलत पूछा है इन्होंने। अगर ऐसा कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट करने का कोई क्वेश्चन है तो सीधे बोल देना भाई रिफ्लेक्स एक्शन में याद रखो कि क्या आएगा, अच्छे से याद रखो कि स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ओके, ठीक है। तो ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में कोई काम नहीं होता, कभी किसी भी चीज में ब्रेन काम नहीं करता है। हमेशा क्या काम करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है, क्योंकि अगर ब्रेन आ जाएगा तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? वो सोचती वोचती नहीं है, वो अपना काम सीधे कर देती है। ओके, ब्रेन जो है वो थिंकिंग का काम करता है, स्पाइनल कॉर्ड बिना सोचे समझे काम करती है और सही काम करती है। रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है। ओके, ब्रेन का इसमें कोई रोल नहीं होता है। There is no role of brain in reflex action. These all involuntary actions are controlled by the spinal cord. ओके, इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, ये हमारी कंट्रोल में नहीं होते, ऑटोमेटिक होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, क्विक रैपिड रिस्पॉन्स होता है ये, विच टेक्स प्लेस इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ऑफ हाउ टू रिस्पॉन्ड द स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई रिसीव हो रहा है, जो स्टिमुलाई स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच रहा है, वो देखेगा कि इस स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग हमें कैसे एक्ट करना है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर हमने कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाया, गलती से लगा
लिया, खाना बनाते मैगी बनाते टाइम लगा लिया, पानी गर्म करते टाइम लगा लिया, तो ऑटोमेटिकली हमारा हाथ वहाँ से हट जाता है और ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, उधर हम सोचते नहीं अरे हाँ गर्म लग रहा है, अभी हटाएंगे, तब तक तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सोचने समझने की कोई भी शक्ति नहीं होती है। बस स्पाइनल कॉर्ड देखता है गर्म चीज़ को तुमने छू लिया है, अब तुम अपना फटाक से हाथ वो मसल्स को भेजती है सिग्नल्स और बोलती है तुम फटाक से काम करो और हाथ वहाँ से हटाओ, नहीं तो हाथ क्या होगा, जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करती है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ओके, और ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, यहाँ पे थिंकिंग का कोई काम नहीं होता है और ये इसलिए होते हैं ताकि ये हमारी बॉडी या किसी बॉडी के पार्ट को, ऑर्गन को ये डैमेज होने से बचा सके। ओके, तो ये बात हुई किसकी, स्पाइनल कॉर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are plant hormones? प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, उनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। अब प्लांट्स के पास तो क्या है ना कि कुछ भी ब्रेन या ऐसा नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम है प्लांट्स में वो कौन करते हैं, प्लांट हार्मोन्स करते हैं। क्योंकि प्लांट के पास ब्रेन तो नहीं है, जैसे हमारे पास एक पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है, वैसे ब्रेन के पास प्लांट के पास ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है। ओके, उनके पास सिर्फ क्या है, प्लांट हार्मोन्स है। और हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प इन कंट्रोलिंग ग्रोथ, flowering, height, development of plants and their response to the environment. ओके, तो ये जो प्लांट हार्मोन्स है ये क्या करते हैं, एक तो ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर जो इनहिबिट करते हैं, मतलब ग्रोथ को रोकते हैं। भैया अब कितना बड़ा होगा, हमें आसमान को नहीं छूना है ना, तो ये क्या होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। जैसे एक डेवलपमेंट की बात करूँ तो मैं क्या होते हैं, ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, फ्लावरिंग, हाइट कितनी होनी चाहिए, प्लांट्स कितने डेवलप होने चाहिए, ये सारे चीज़ें हार्मोन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अगर एनवायरनमेंट से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क करना है वो भी प्लांट हार्मोन्स ही देखते हैं, पूरा काम प्लांट हार्मोन्स ही देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ओके, तो ये ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनेंस जो है ये ग्रोथ प्रमोटर्स है, ग्रोथ डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। ओके, वही एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन जो है ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को ये रोकते हैं। ओके, तो ये बात हुई प्लांट हार्मोन्स की। अगर आपको ये सारे हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ना है तो मैंने अपने डिटेल लेक्चर में अच्छे से समझाया हुआ है, आप देख सकते हो। 7th, how is the movement of leaves of the sensitive plant different from the movement of shoot towards light? ओके, यहाँ पे ये पूछा है कि जो लीव्स के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव प्लांट्स के, कुछ सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं और उनमें हमें लीव्स के मूवमेंट दिखते हैं, वो कैसे अलग हैं मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, हम देखते हैं कि जहाँ से पेड़ों को रोशनी मिलती है वो वहीं पे बेंड हो जाते हैं और उसी की तरफ पहुँचने लगते हैं। एक टाइम ऐसा लगता है कि भैया ये सूरज के पास पूरा बेंड हो के हाइट डेवलपमेंट दिखा के पहुँच जाएंगे। ओके, तो हमें इनमें डिफरेंस बताना है। अब यहाँ पे लीव्स कौन से हो गई, लीव्स हो गई टच मी नॉट। ओके, टच मी नॉट जो छुई मुई का पेड़ होता है उसकी लीव्स को हम टच करते हैं तो उसकी लीव्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं नैस्टिक मूवमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, नैस्टिक मूवमेंट, क्योंकि इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। ओके, ऐसा तो नहीं कि हमने पत्ती को छू और पत्ती बड़ी हो गई है ना, पत्ती सिर्फ बंद होती है। ओके, और जैसे हम लीव्स को छूते हैं वैसे ही तुरंत लीव्स जो है वो बंद हो जाती है, तुरंत रिस्पॉन्स देती है। और वहीं ये जो शूट टूवर्ड्स लाइट का मूवमेंट है, शूट की जो लेंथ बढ़ रही है, जहाँ से भी उसको लाइट मिल रही है, बड़ी लालची है, वहीं बढ़ते जा रही है, तो ये क्या है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट है और ये धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि आज लाइट आई चलो भैया चलते हैं उसी की तरफ बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ, ऐसे डिफरेंस होता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं। इट इज अ नास्टिक मूवमेंट विच डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड। ओके, अब स्टिमुलस जहां से भी आ रहा है, तुम पत्ती को आगे से छुओ, पीछे से छुओ, ऊपर से छुओ, नीचे से छुओ, उसको बंद होना है तो बंद होगी। ओके, कहीं से भी टच करो। बट
ये डिपेंडेंट होता है। इट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस अप्लाइड। इधर से लाइट आएगी तो मैं इधर ही बढ़ूंगा, ओके इधर से लाइट आके मैं उधर नहीं बढ़ूंगा, मतलब प्लांट्स की बात कर रही हूँ, मेरी भावनाओं को समझना, ओके तो प्लांट्स देखता है, स्टेम देखता है, अरे यहाँ से लाइट आ रही है तो मैं इसी साइड बढ़ूंगा, इसी साइड ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाऊंगा, क्योंकि फिर लाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाना बना सकूंगा, है ना। तो ऐसा होता है। द स्टिमुलस इज टच, द स्टिमुलस इज टच। यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, टच है, और यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, लाइट है। द स्टिमुलस इज लाइट। इट इज कॉज्ड बाय द सडन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्वेलिंग एट द बेस ऑफ लीव्स। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो लीव्स है, लीव्स की जो बेस है वहाँ पे स्वेलिंग होती है। अब वो स्वेलिंग क्यों होती है, स्वेलिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब जैसे हम लीव्स को टच करते हैं तो वहाँ से थोड़ा बहुत पानी जो है वो बाहर चला जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, जिसके कारण लीव्स जो है वो बंद हो जाती है। ओके जैसे हमने टच करा वैसे ही पानी का लॉस होगा, वाटर का लॉस होगा, कहाँ से, जो लीव्स की बेस है उधर से, और लीव्स बंद हो जाएंगी। इट इज कॉज्ड बाय द अनइक्वल ग्रोथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ द शूट। अब इसमें क्या होता है ना कि अनइक्वल ग्रोथ होता है। कैसे होता है, कैसे समझाऊँ मैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड देखती हूँ, 1 सेकेंड, ये ओके तो क्या होता है ना, ये सपोज शूट है, ओके अब यहाँ से इसको सूरज मिल रहा है, ये सूरज है, एक और सूरज मेरे को बनाना पड़ेगा, यहाँ से लाइट पड़ रही है, तो ये जो शूट है ना ये क्या करेगा, ये बेंड हो जाएगा किसकी तरफ, लाइट की तरफ, ऐसे करके, ओके ऐसे करके ये बेंड हो जाएगा। क्यों बेंड होगा, क्योंकि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है, ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। ऑक्सिन जो है ना वो शेडी पार्ट में, जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे आ जाएंगे और वहाँ के सेल्स को क्या करेंगे, इलोंगेट करेंगे, वहाँ के सेल्स को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, ओके जिस तरफ लाइट नहीं आ रही है, जैसे यहाँ से लाइट आ रही है और ये पार्ट शेडी है, तो यहाँ पे ऑक्सिन जो है वहाँ के सेल्स को क्या करेंगे, एलोंगेट करेंगे, बड़ा करेंगे, वहाँ के सेल्स को ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाएंगे। अब जब यहाँ के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो ये क्या होगा, यहाँ का एलोंगेशन होगा, राइट। तो इस कारण से जो स्टेम होती है वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द लाइट। अब कोई भी चीज़ एक साइड बढ़ेगी और यहाँ पे कुछ चीज़ नहीं बढ़ रही है, यहाँ पे सेल्स का एलोंगेशन नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस ही साइड है कि हेवियर साइड जो है वो जो लाइट एरिया है उस तरफ झुक जाएगा, है ना। तो ये ही केस होता है। तो अनइक्वल ग्रोथ होती है, जो शेडी पार्ट है वहाँ के सेल्स लंबे हो रहे हैं और जो ग्रोथ दिखा रहे हैं, और जो जिस तरफ लाइट पड़ रही है वहाँ के सेल्स क्या डेवलपमेंट नहीं दिखा रहे, ग्रोथ उनमें नहीं हो रही है बट स्लो हो रही है, ओके तो यही बात हुई अनइक्वल ग्रोथ ऑन द टू साइड्स ऑफ द शूट। इट इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, ये ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। लीव्स मोटी नहीं हो जाएंगी, लंबी नहीं हो जाएंगी, चौड़ी नहीं हो जाएंगी। वहीं जो ये है क्या मूवमेंट ऑफ शूट, ये क्या होते हैं, ग्रोथ मूवमेंट होता है। शूट की हाइट ज़रूर बढ़ती है, स्टेम की हाइट ज़रूर बढ़ती है, वो बेंड हो जाता है लाइट की तरफ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। अब हमें बताना है कि ऐसा प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करता है तो कौन सा होता है, ऑक्सिन होता है, जिबरेलिन होता है और साइटोकाइनिन होता है। और यहाँ पे सिर्फ एन एग्जाम्पल लिखा है, मतलब एक ही एग्जाम्पल बताना है। तो क्या है वो, ऑक्सिन है। ऑक्सिन क्या करता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, और जहाँ उसकी इलोंगेशन के लिए, स्टेम के बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। सेल डिवीजन में कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन हेल्प करता है। फोटोट्रोपिज्म, ये किसका एग्जाम्पल है, ये फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। जो अभी इससे पहले हम डिफ्रेंशिएशन देख रहे थे वो भी फोटोट्रोपिज्म था, ओके। तो सेम चीज़ होती है, क्या होता है कि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नॉर्मली रहते हैं, फिर जैसे ही उनको सनलाइट मिलती है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कहाँ आ जाते हैं, शेडी एरिया साइड आ जाते हैं, शेडी पार्ट साइड आ जाते हैं, और वहाँ के सेल को में ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाते हैं, दैट इज एलोंगेशन दिखाते हैं, बड़ा करते हैं उनको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। अब जैसे स्टेम में क्या हुआ था,
जिस साइड पे लाइट पड़ रही थी उसके अपोजिट साइड में सेल का इलोंगेशन हो रहा था। तो हमेशा ना सेल का इलोंगेशन अपोजिट साइड में होता है। ओके, जैसे मैंने ये बात करी, टेंड्रिल क्या है, आपने मनी प्लांट देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे स्पाइरल शेप के टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, जैसे ही उनको सपोर्ट मिलता है, टच फील होता है, तो वो उसको हेल्प से उसके अराउंड में अपने आप को सर्कल बना लेते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं और बढ़ते जाते हैं। इंगल्फ नहीं बोलना चाहिए, सर्कल कर लेते हैं और बढ़ते जाते हैं। ओके, तो क्या हुआ कि ये आपको पार्ट दिख रहा है, सपोज ये स्टेम है, ओके, इसके अराउंड ऐसे ऐसे बना हुआ है। ओके, तो ये वाला पार्ट तो क्या है, स्टेम को टच कर रहा है, ये वाला पार्ट स्टेम को टच कर रहा है, मतलब सपोर्ट को टच कर रहा है। बट ये वाला पार्ट जो स्टेम को या किसको बोलना चाहिए, सपोर्ट को टच नहीं कर रहा है, वहाँ पे ऑक्सिन आ जाएंगे, वहाँ पे क्या आ जाएंगे, ऑक्सिन आ जाएंगे, और यहाँ के सेल्स को वो क्या करेंगे, एलोंगेट करेंगे। क्या करेंगे, एलोंगेट करेंगे, जिसके कारण वो फिर से बेंडिंग प्रॉपर्टी शो करेंगे और पूरे सपोर्ट में वो क्या हो जाते हैं, एनसर्कल कर लेते हैं पूरे सपोर्ट को। ओके, When the tip of the tendril touches a support, जब टेंड्रिल की टिप सपोर्ट को टच करती है, देन द ऑक्सिन प्रेजेंट इट्स टिप मूव टू दैट साइड ऑफ द टिप विच इज अवे फ्रॉम द सपोर्ट। तो ऑक्सिन जो टिप पे प्रेजेंट है वो कहाँ पहुंच जाते हैं, उस साइड पे पहुंच जाते हैं जो टच से डायरेक्टली कांटेक्ट पे नहीं है, जो टच से अवे है। ओके, ये अभी मैंने बताया टेंड्रिल है, जो ये सपोर्ट है, टेंड्रिल इस पार्ट को टच कर रहा है स्टेम को, बट ये जो पार्ट है जो स्टेम को टच नहीं कर रहा है, ऑक्सिन इसी पार्ट में मिलेंगे। ओके, तो चाहे वो फोटोट्रोपिज्म हो या फिर ये कौन सा ट्रोपिज्म होता है, ये टच थिग्मोट्रोपिज्म होता है। ओके, तो हमेशा ऑक्सिन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलते हैं, रीजन में मिलते हैं। ऑक्सिन्स प्रमोट ग्रोथ, ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। सो ड्यू टू मोर ऑक्सिन इन इट साइड ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द सपोर्ट ग्रोस फास्टर। अब ऑक्सिन कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो ऑक्सिन प्रमोट कर रहा है, तो यहाँ की जो सेल है उसमें ग्रोथ दिखाएगा, डेवलपमेंट दिखाएगा, एलोंगेट करेगा। इस कारण से यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी एज कम्पेयर टू जो पार्ट टच कर रहा है उसको। ओके, then the side which is in contact with the support and makes the tendril twirl around the support। ओके, तो ये पार्ट जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिन प्रेजेंट है, और ये पार्ट धीरे धीरे ग्रो करेगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिन ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, और फिर इसी कारण से ये जो होगा ये बेंडिंग प्रॉपर्टी शो करेगी और ट्विर्ल जो है पूरे सपोर्ट को एनसर्कल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। ओके, हमें क्या बताना है, एक्सपेरिमेंट करके बताना है कि हाइड्रोट्रोपिज्म होता है तो कैसे होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीज़ें हमें बताना है। तो सबसे पहली बात तो हाइड्रोट्रोपिज्म क्यों होता है, ये एक ट्रॉपिक मूवमेंट है जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। क्या होता है कि प्लांट्स की जड़ें, पेड़ों की जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, उनको जिस साइड भी पानी मिलता है, राइट साइड पानी मिलेगा तो वो उसी साइड क्या बढ़ने लगेंगी, चल के नहीं जाएंगी, कैसे जाएंगी, वो अपने आप को डेवलप करेंगी, ग्रोथ दिखाएंगी। ओके, तो ये होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। अब इसको हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, तो क्या करेंगे हम, टेक 2 ग्लास ऑफ ट्रॉफ A and B and fill each one of them 2/3 with soil। हमें 2 ग्लास ट्रॉफ लेने हैं और उसको लेबल करना है A and B। ओके, ग्लास ट्रॉफ मतलब जिसमें हम जानवरों को खाना पीना खिलाते हैं ना, तो कांच का लेना है हमें वो। ओके, अब उसमें हमें क्या 2/3 मिट्टी डालनी है, जैसे तुम लोग अपनी गलतियों पे मिट्टी डाल के फिर से वही काम करते हो ना, सेम वही हमें ट्रॉफ में मिट्टी डालनी है। ओके, एक्चुअल में डालनी है हमें, सोच में नहीं। इन ट्रॉफ ए प्लांट अ टाइनी सीडलिंग, तो हमें जो प्लांट ट्रॉफ ए है उसमें हमें क्या करना है, सीडलिंग प्लांट करना है। सीडलिंग मतलब छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा प्लांट जो अभी यंग प्लांट जो अभी सीड से बनकर बना है।
ठीक है, ग्रो हुआ है, ग्रोथ हुई उसकी। इन ट्रॉफ बी प्लांट अ सिमिलर सीडलिंग एंड प्लेस अ क्ले पॉट इनसाइड द सॉइल। अब हमें क्या करना है कि जो ट्रॉफ बी है उसमें भी हमें सिमिलर सेम सीडलिंग क्या करना है, प्लांट करना है, और साइड में क्या रख देना है, क्ले पॉट रख देना है। मिट्टी का हमें गमला रख दो या घड़ा रख दो, घड़ा तो नहीं आ पाएगा तो गमला रख देना। ओके, अब उसमें क्या करना है, वाटर अ सॉइल इन ट्रॉफ ए डेली एंड यूनिफॉर्मली। ओके, अब हमें क्या करना है, ट्रॉफ ए में हमें रोज पानी देना है, पर बी में क्या करना है, डू नॉट वाटर द सॉइल इन ट्रॉफ बी बट पुट सम वाटर इन द क्ले पॉट। ओके, हमें डायरेक्टली इधर पानी नहीं डालना है, ट्रॉफ बी में कहाँ डालना है, ये जो हमने गमला रखा है ना उसमें हमें पानी भरना है। ओके, फिर क्या करेंगे, अब ऐसे ही कुछ समय तक हमें करते रहना है। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। नाउ डिग अप द सीडलिंग केयरफुली फ्रॉम बोथ द ट्रॉफ्स विदाउट डैमेजिंग देयर रूट्स। अब हमें क्या करना है कि हमें सीडलिंग खोद के निकालनी है और ये देखना है, केयरफुल रहना है कि हम उनकी रूट्स, जड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ये हाइड्रोट्रोपिज्म किस में देखने को मिलता है, रूट्स में ही देखने को मिलता है। ओके, वी विल फाइंड दैट द रूट ऑफ सीडलिंग इन ट्रॉफ ए इज स्ट्रेट। अब जो रूट्स थी सीडलिंग ए की, ट्रॉफ ए की, वो कैसी थी, वो स्ट्रेट थी। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं बता देती हूँ, ऐसे ऐसे स्ट्रेट थी। ओके, ये प्लांट है। On the other hand, the root of seedling in trough B is found to be bent to the right side. वो कहाँ bent थी, वो right side में ऐसे 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 bend थी। ओके, ये roots है, वो कहाँ bend थी, right side, ये सॉरी लेफ्ट साइड हो गया, यहाँ पे वेट सॉइल यहीं रखा है ना इसलिए, तो जिस साइड भी पॉट रखा है वो उस साइड बेंड थी। सपोज यहीं वो रखा है, ओके, तो जिस साइड पॉट रखा था वो उस साइड उन्हें बेंट देखने को मिली। ओके, दैट इज टुवर्ड्स द क्ले पॉट कंटेनिंग वाटर। क्यों, क्ले पॉट की तरफ बढ़ते हुए देखिए, क्योंकि क्ले पॉट में क्या था, पानी था। हम बेचारे पेड़ को पानी तो डायरेक्टली दे नहीं रहे थे, हम उसके साथ मस्ती कर रहे थे कि भाई हम तेरे को पानी नहीं देंगे, तेरे को पानी चाहिए तो अपनी रूट्स बढ़ा, और यहाँ तक आ, है ना। तो ये क्या है, हम किस में पानी डाल रहे थे, क्ले पॉट में डाल रहे थे। अब हम देख लेते हैं। इन ट्रॉफ ए द रूट ऑफ द सीडलिंग गेट्स वाटर फ्रॉम द बोथ साइड। अब रूट जो थी सीडलिंग ए की, ट्रॉफ ए की, उनको क्या मिल रहा था, पानी तो उनको मिल ही रहा था, सब जगह से उनको पानी ही पानी मिल रहा था। ओके, उनका कोई साइड डिसाइडेड नहीं था। बट इन ट्रॉफ बी द रूट गेट्स वाटर ओजिंग आउट फ्रॉम द क्ले पॉट विच इज केप्ट ऑन द राइट साइड। ओके, अब इनको ट्रॉफ बी के जो रूट्स थी, सीडलिंग्स की जो रूट्स थी, उनको पानी किससे मिल रहा था, जो हम पॉट में पानी डाल रहे थे उससे जो धीरे धीरे पानी निकल रहा था, उससे इन्हें पानी मिल रहा था। Okay, therefore the root of seedling in trough B grows and bends toward the source of water to the right side. और इसलिए जो ट्रॉफ बी की रूट्स थी वो उसी तरफ बढ़ने लग गई, भैया ये पानी कब तक आएगा, इससे अच्छा पानी वहाँ तक पहुँच के पानी को ले आते हैं। अपन ने कहावत सुनी है ना कि घोड़ा कुएं तक जाता है, कुआं घोड़े के तक नहीं आता है ना, नहीं, प्यासा कुएं तक जाता है, सॉरी, प्यासा जो है वो कुएं तक जाता है, पर कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो सेम यही चीज़ है कि भैया तुम्हें पानी चाहिए तो तुम यहाँ तक आओ, अब वो क्ले पॉट तो उठ के नहीं आएगा। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द रूट ऑफ अ प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स वाटर। इन अदर वर्ड्स द रूट ऑफ अ प्लांट इज हाइड्रोट्रोपिज्म। ओके, तो रूट ऑफ अ प्लांट्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं, और ये पॉजिटिव होती है, और वहीं जो स्टेम होती हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। अब हमें ये बताना है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स में किसके थ्रू होता है, तो किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है। ये हार्मोन्स कौन सीक्रेट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। Coordination in animals takes place through hormone system as well as nervous system. Control and coordination जो होता है वो animals में किसके थ्रू होता है, nervous system के थ्रू होता है और hormone system के थ्रू होता है। हमको यहाँ पे endocrine system लिखना चाहिए था। Okay? Chemical coordination in animals takes place through the hormones secreted by the endocrine glands. ओके, तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है हार्मोन्स की हेल्प से। जो कौन सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, ये अपना सारा का सारा सिक्रीशन हार्मोन्स जो ये सिक्रीट करते बनाते हैं वो कहाँ से रिलीज कर देते हैं, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देते हैं। ओके इसलिए ये एंडोक्राइन होते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होती, ये डायरेक्ट हार्मोन को ब्लड में छोड़ देते हैं, तुम जाओ अपना काम देखो। Endocrine glands secrete animal hormones directly into the blood that reaches to the specific cell. ओके तो ये डायरेक्टली अपने इनके जो सिक्रीशन होते हैं वो कहाँ रिलीज करते हैं, ब्लड में, और जिस स्पेसिफिक सेल को काम करना है, जिस स्पेसिफिक सेल को इन हार्मोन्स की ज़रूरत है वो ये हार्मोन्स को ले लेते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स टू डिटेक्ट दीज हार्मोन्स। ओके कुछ अच्छे स्पेशल टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, सेल की सरफेस पे, जो ये हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं, हाँ भैया मेरे को ज़रूरत है तू इधर आ, ओके उसको बुला लेते हैं। दीज सेल्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट अ पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरीज। ओके अब ये जो हार्मोन कैरी कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं वो सेल डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सेल के पास क्या है, एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स है जो ये हार्मोन्स को डिटेक्ट करती हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट करती हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the use of iodized salt advised? भैया आयोडाइज सॉल्ट हमें क्यों चाहिए होता है, कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आयोडाइज सॉल्ट है, बुद्धि बढ़ जाती है, हमारा दिमाग तेज काम करने लगता है, वो सब तो ठीक है, पर जो आयोडाइज सॉल्ट होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है, आयोडीन ज़रूरी होता है क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, गले में। ओके थायराइड ग्लैंड बनाता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए, और वहीं जब आयोडीन नहीं बनता है तो थायरोक्सिन नहीं बन पाता है, थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पाती हैं, और जिसके कारण थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होती है। अब स्वेलिंग जो अंदर हो रही है तो वो कहाँ दिखेगी, हमें हमारे गले में दिखेगी, गले पर दिखेगी। ओके तो इसलिए जो आयोडाइज सॉल्ट है वो ज़रूरी होता है। इट इज़ एडवाइज to use iodized salt because thyroid gland needs iodine to produce thyroxine hormone. ओके तो आयोडाइज सॉल्ट क्यों चाहिए रहता है, क्योंकि उसमें आयोडीन होता है और आयोडीन की ज़रूरत होती है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी लाइक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। थायरोक्सिन हार्मोन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ओके तो ये क्या होता है मतलब इन सब चीज़ों को यूज़ करके वो क्या बना रहे हैं, एनर्जी बना रहे हैं, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ओके ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन अ डिसीज कॉल्ड गॉइटर इज कॉज्ड। अब ये जो सूजन आ गई है ना गले में, थायराइड ग्लैंड स्वेल्ड हो गए हैं, एनलार्ज हो गए हैं, उसको हम बोलते हैं बीमारी कौन सी, गॉइटर। गॉइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। क्यों होता है, क्योंकि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो सिक्रीट नहीं हो पाता, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्स व्हेन एड्रिनल इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड। एड्रिनलिन कौन सिक्रीट करता है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे टोपी बाज होते हैं ये। ओके यहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो इमरजेंसी कंडीशन होती है ना, घबराहट, एंजाइटी, हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये सब काम कौन करता है, एड्रेनलिन करता है। एग्ज़ाम देने के टाइम पे, एग्ज़ाम के पहले जब तक पेपर हमारे हाथ में नहीं आ जाता है उस दिन सुबह तक हमें डर लगता रहता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंजाइटी होती है, तो ये सब कौन करता है, एड्रेनलिन ही करता है। अंधेरे में आपके मुंह से आवाज़ निकल जाती है, डर लगता है, ये पूरे काम कौन करता है, एड्रेनलिन करता है। फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स, लड़ो या भाग जाओ, कौन करता है, हमारा एड्रेनलिन करता है। द हार्ट बीट इंक्रीजेस व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रीटेड इनटू द ब्लड सो दैट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू अवर मसल। ओके हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है जब एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, जब एड्रेनलिन ब्लड में आ जाता है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मसल्स तक
पहुंच सके। हार्ट बीट बढ़ेगी, क्यों? ताकि जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ेगा और ऑक्सीजन का सप्लाई है वो भी बढ़ेगा। द ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन डिक्रीजेस बिकॉज द स्मॉल आर्टरीज अराउंड द मसल ऑफ दीज ऑर्गन्स कंट्रैक्ट। ओके, अब ब्लड सप्लाई जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की जो आर्टरीज होती है वहाँ पे कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि मसल्स जो हैं इस ऑर्गन्स की वो क्या करती हैं? कंट्रैक्ट करती हैं। दिस टर्न्स द डायरेक्शन ऑफ ब्लड टुवर्ड्स अवर स्केलेटल मसल। अब क्या हुआ? स्मूथ मसल फाइबर्स ने बोला कि भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट हो रही हूँ, तो जो ब्लड है वो कहाँ चला गया? वो चला गया स्मूथ मसल्स के पास, सॉरी स्केलेटल मसल्स के पास, स्ट्रेटेड मसल्स के पास। Okay, the breathing rate also increases due to contraction of the diaphragm and rib muscles. हमारी सांस भी बढ़ने लगती है ना, क्यों? क्योंकि इसी कारण एड्रेनलिन रिलीज होता है। ओके, हम सांस जल्दी जल्दी तेजी से लेने लगते हैं, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का और रिब मसल्स का वो बढ़ जाता है। ऑल दीज रिस्पॉन्सेज एनेबल अस टू फेस द सिचुएशन ऑफ फियर एंड एंगर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस सिचुएशन में रिलीज होती है? इमरजेंसी की कंडीशन में, डर की कंडीशन में और गुस्से के टाइम पे। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और वो किसके कारण होते हैं? वो एड्रेनलिन के कारण होता है। कौन सिक्रीट करता है? एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करता है, हमारी किडनी के ऊपर होते हैं और ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में भी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन? क्यों हम कुछ पेशेंट्स को जो डायबिटिक होते हैं उनको इंसुलिन देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर लेवल हमारा मेंटेन करके रखता है। ओके, तो इंसुलिन हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को ये चेक करता है, रेगुलेट करके रखता है। इफ दिस इज नॉट सिक्रीटेड इन प्रॉपर अमाउंट, अगर इंसुलिन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं हो रहा है, बन नहीं पा रहा है, जो भी दिक्कत है, इंसुलिन हमारी बॉडी में कम है, तो शुगर लेवल हमारे ब्लड में क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब शुगर को कौन चेक करता है? इंसुलिन करता है। इसलिए हमें क्या चाहिए भैया? जब हमारी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही तो हमें तो बाहर से इंसुलिन चाहिए ही ना, क्योंकि शुगर लेवल तो मेंटेन करके रखना है। ओके, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस। इंसुलिन हमारी बॉडी नहीं बना पा रही अच्छे से, तो क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल जो हमारी बॉडी में है वो बढ़ जाएगा। दिस कॉजेज मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। टू ट्रीट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर, the diabetic patients are treated by giving injection of insulin। अब ये harmful effect से लोगों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं, काय के? इंसुलिन के, ताकि शुगर मेंटेन रहे बॉडी में। ओके, क्या होता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, भूख बढ़ जाती है, प्यास लगती है, और क्या होता है कि अगर कोई चोट लग गई है तो उसको हील होने में टाइम लगता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करते हैं? डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से चैप्टर के? एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 के होते हैं कंप्लीट। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आपको स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको क्या मिलता है? सारे सब्जेक्ट, सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।